तो अब मॉड्यूल का मतलब किसी भी प्रोग्राम को जब दूसरे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इसी को मॉड्यूल कहा जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लोर करके समझें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, एक प्रोजेक्ट बनाया, पाइथन का कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, कुछ भी जो आपका मन करता है वो नाम ले लो। अब इस प्रोजेक्ट में कई सारे मैंने पाइथन के प्रोग्राम लिखे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही पाइथन फाइल में पूरा का पूरा कोड लिख दिया। कई सारी पाइथन फाइल्स हैं जो ऑब्वियसली मैंने वहां पर बना रखी होंगी। तो ये हमारी कुछ पाइथन फाइल्स हैं जो हमने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पाइथन फाइल है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, और मैं जब इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो सबसे पहले ये वाली जो पाइथन फाइल है ये रन होगी। तो इसको मैंने मान लो होम फाइल ये नाम दे दिया। जब भी इस प्रोजेक्ट को मैं रन कराऊंगा डबल क्लिक करके तो सबसे पहले ये वाली फाइल जो मेरा होम वाली फाइल है वो चलेगी। लेकिन उसके बाद अब होम फाइल अपने अंदर से यूज कर रही होगी किसका, इन फाइलों का। ये सारी फाइलें इसके अंदर यूज हो रही होंगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपने पाइथन फाइल्स बनाई है, ये वाली लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड की, ओटीपी सेंड करने की, ये सब छोटी छोटी फाइल्स होंगी जो आपने बना रखी होंगी। तो इन सारी फाइलों को फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या हो गए मेरे, ये सब हमारे मॉड्यूल्स कहलाएंगे। किसके लिए, इस होम फाइल के लिए ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे मॉड्यूल्स कहलाएंगे। और ये फाइल जो सबसे पहले रन हो रही है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरी स्क्रिप्ट फाइल है। जब आपने एज ए प्रोग्रामर बनाई होगी तो इसके अंदर भी वेरिएबल, फंक्शंस, लूप, कंडीशन बनाए होंगे, और इन सब के अंदर भी वही वेरिएबल, फंक्शंस, लूप, कंडीशंस बनाए होंगे। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ कि वो हमारी दूसरे प्रोग्राम में यूज होकर चल रही है। तो मॉड्यूल का लिटरल मीनिंग क्या होता है, पार्ट, हिस्सा। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे कोड लिखे जाएंगे। तो सारा का सारा कोड एक ही पाइथन फाइल में नहीं लिखते, अलग अलग पाइथन फाइल में लिखते हैं, फिर उनको एक दूसरे में यूज किया जाता है। तो हम सब क्या बोलेंगे, वो हमारे मॉड्यूल्स हैं जो एक दूसरे में यूज हमारे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम अपने मॉड्यूल को कैसे यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम बना रहा हूं, और उस पाइथन प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन बनाए, ऐड नाम से और मल्टीप्लाई नाम से। और मैंने इन दोनों फंक्शन को यहां से कॉल नहीं किया। यानी कि जिस समय आप ये पाइथन फाइल बना रहे हैं आपके ब्रेन में ये कहीं ना कहीं है कि इन फंक्शंस को हम किसी और प्रोग्राम से कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो अब आप इस पाइथन फाइल को अपने ब्रेन में लगकर बैठे हुए हैं कि एज ए मॉड्यूल हम दूसरे प्रोग्राम में यूज करने देंगे। तो पहला रूल आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई भी पाइथन फाइल मॉड्यूल की तरह दूसरे प्रोग्राम में यूज होती है तो उसका नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी वाली पाइथन फाइल का नाम डिजिट से स्टार्ट हो रहा है 169, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा जो मॉड्यूल फाइल होती है उसका नाम लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, और मैंने इसको यहाँ पर सेव एज कर दिया। मान लीजिए इसका नाम कर दिया अर्थमेटिक फाइल। तो मैंने अर्थमेटिक नाम का एक प्रोग्राम बनाया। अब मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के जो फंक्शंस हैं ये एक दूसरे प्रोग्राम से कॉल किए गए। अब यहां से मैं ऐड फंक्शन को कॉल कराऊंगा जो इस वाली फाइल में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं उस ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा और यहां पर मैं लिखता हूं मान लीजिए 10,20, और मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ लिखता हूं मैं मान लीजिए 10,20,
तो बाय डिफॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर जिस फाइल को रन करता है उस फाइल के जो फंक्शंस हैं उनको कहाँ कहाँ ढूंढता है, दो जगह ढूंढता है। पहला उसी स्क्रिप्ट के अंदर ढूंढेगा कि ऐड फंक्शन इसी वाली करंट स्क्रिप्ट में डिफाइन होना चाहिए, या लाइब्रेरी में ढूंढेगा। अब ऐड नाम का फंक्शन करंट स्क्रिप्ट में डिफाइन नहीं है और ना ही लाइब्रेरी के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है, तो ये एरर दे देगा, कह रहा है ऐड इज नॉट डिफाइंड। लेकिन ऐड नाम का फंक्शन मैंने अर्थमेटिक वाले प्रोग्राम में बना रखा है, तो अर्थमेटिक वाले प्रोग्राम को एज मॉड्यूल मैं इस करंट स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करूंगा। तो एक कीवर्ड दिया गया इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके किसी भी एग्जिस्टिंग पाइथन फाइल को एज मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड स्पेस उस फाइल का नाम जिसके फंक्शंस वेरिएबल्स आप इस वाले करंट स्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाहते हैं, और सिर्फ नाम लिखना है, एक्सटेंशन डॉट पी वगैरह नहीं लगाना। यहाँ लिखेंगे अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को एज ए मॉड्यूल दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद अब इस वाले मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो इस वाले करंट स्क्रिप्ट में एक्सेसिबल होंगे। सिंटैक्स क्या होगा, मॉड्यूल का नेम डॉट इस मॉड्यूल के फंक्शंस के नेम। तो यहाँ लिखेंगे, अगर मैं इसको रन कराऊंगा तभी भी एरर देगा, ऐड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रॉपर सिंटैक्स मैंने यूज नहीं करा। यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक डॉट ऐड अर्थमेटिक डॉट मल्टीप्लाई। दोनों का आउटपुट सेम क्यों आ रहा है, ऐड का भी और मल्टीप्लाई का भी? यानी कि अर्थमेटिक मॉड्यूल जब बनाया गया है तो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गलत हो गई होगी। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई कॉल किया गया, तो ये नहीं करना हमें। एक्स प्लस ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से ये वाली फाइल कितनी भी एग्जिस्टिंग फाइल्स को एज मॉड्यूल इंपोर्ट करके उनके फंक्शंस को यूज कर सकती है। अब सर अर्थमेटिक के बाद वो स्टार नहीं लगाएंगे, मतलब वो एस्ट्रिक का साइन? नहीं, अभी तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं और उस मॉड्यूल का जस्ट नाम लिखा जाएगा, ठीक है। एस्ट्रिक का पर्पस क्या होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, उसको पढ़ेंगे अभी, सीखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट के रूल्स को समझना है। क्या इंपोर्ट स्टेटमेंट मेरी स्क्रिप्ट में सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि अगर हम सी का एक्सपीरियंस याद करें तो सी में हेडर फाइल इंक्लूड होती थी। सिमिलर कॉन्सेप्ट, हेडर फाइल के अंदर एग्जिस्टिंग कोड होता था, वहां पर उनको इंक्लूड करते थे, तब हम यूज करते थे। ऐसा ही कुछ जावा के अंदर है, ऐसा ही कुछ पाइथन का। तो सी जावा सी प्लस प्लस में तो ये रूल होता है कि जो इंपोर्ट या इंक्लूड करने वाली बातें होती हैं वो आपको पहले लिखनी पड़ेंगी, बट पाइथन के अंदर ये रूल नहीं है। आप इंपोर्ट स्टेटमेंट जब चाहे अपने पाइथन प्रोग्राम में लगा सकते हैं। इट मींस इससे पहले आप अपने कुछ और स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो जब आपका मन करता है तब आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस कि आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को जब नीड होती है तब लगाएं। कुछ अजीब सा लगेगा। जब मुझे किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो उस पॉइंट पर इंपोर्ट करने की मना किया जा रहा है, लेकिन बिगिनिंग में इंपोर्ट करने की कही जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम कोड की रीडेबिलिटी बना पाए। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पाइथन फाइल है और इस पाइथन फाइल के अंदर आपने 1000 लाइंस का कोड लिखा हुआ है। मान लीजिए 1000 लाइंस का कोड लिखा हुआ है और आपने इन 1000 लाइंस के कोड में बीच बीच में अलग मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखे हैं। जैसे एक यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है, मान लो एक इंपोर्ट ये है, एक इंपोर्ट ये है ना। अब हुआ क्या, ये पाइथन फाइल जो 1000 लाइंस कंटेन करती है आपने किसी को दी, पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दी या व्हाट्सएप से शेयर कर दी, किसी को दे दी आपने।
अब इस बंदे ने अपने कंप्यूटर पे, अपनी मशीन पर जब इस फाइल को रन कराया तो एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इंपोर्ट होने वाले मॉड्यूल है वो तो आपने पेन ड्राइव में दिए ही नहीं, और ये आप ही के बनाए हुए हैं, लाइब्रेरी के नहीं है, आप ही के बनाए हुए मॉड्यूल्स हैं। तो जब आप इस 1000 लाइंस का कोड किसी को देंगे तो इसकी जो डिपेंडेंसी ये भी तो देंगे साथ में। अब इसका जब कोड नहीं चलेगा तो ये आपको बोलेगा कि यार आपने जो फाइल दी थी वो रन नहीं हो रही है। तो आप उसे क्या बोलोगे, जरा फाइल को ओपन करके देख के बताना कि कौन कौन से मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर रखे हैं उसमें, वो और मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी। अब ये जो बंदा है इसका टास्क कितना बड़ा हो गया, ये इस 1000 लाइन की फाइल को ओपन करेगा और पूरी 1000 लाइंस गो थ्रू करेगा, तब जाके इसको समझ आएगा कि ये 3 मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहे थे। तब ये आपको बताएगा यार वो 3 फाइल रह गई, वो और शेयर कर दो। लेकिन अगर जिसने ये फाइल बनाई 1000 लाइंस की, उसने इंपोर्ट स्टेटमेंट शुरू में लगा रखे होते, शुरू में ही लगा रखे होते तीनों के तीनों इंपोर्ट, तो इस बंदे को 1000 लाइंस गो थ्रू नहीं करनी होती। कम समय लेकर ये इस बात का पता कर सकता था कि इस फाइल को रन होने के लिए कौन कौन से मॉड्यूल की डिपेंडेंसी चाहिए, है ना। इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जब भी किसी पाइथन फाइल को लिखा जाता है, भले ही वो आगे के कोड में मॉड्यूल कोई इंपोर्ट करेगी, लेकिन बिगिनिंग में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिए जाएं तो ये बेटर रहता है कोड की रीडेबिलिटी के लिए। सी और जावा जैसी लैंग्वेज ये फैसिलिटी देती ही नहीं है। वहां पर रूल बना दिया गया है कि आपने इस तरह की चीजें बिगिनिंग में ही फाइल में करनी ही होंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि ये पुअर प्रोग्रामिंग कही जाती है। तो पाइथन में सिंटैक्स एरर ना आकर आपको सिर्फ रीडेबिलिटी खराब है ऐसा कहकर छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जब आप इस फाइल को, जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है, इस फाइल में अर्थमेटिक मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसके फंक्शंस को कॉल करते हैं, और सपोज करिए ऐसा कई बार करते हैं, तो जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको अर्थमेटिक डॉट उसके फंक्शन का नाम लिखना होगा। तो जब ये 2-3 बार करेंगे, 2-3 फंक्शंस कॉल करेंगे, तब तक तो सही लगेगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंटली आप ऐसा करेंगे तो बार बार अर्थमेटिक डॉट लिखना पड़ेगा, तो एक फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ रहा है, भले ही कॉपी पेस्ट कर रहा हो, तो हम इतना भी क्यों लिखें। तो उसके लिए क्या करा गया, उसके लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया कि आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल के नेम की अलाइसिंग कर सकते हैं। अलाइसिंग का मतलब होता है अज्यूम्ड नेम। आप किसी को एक अपना नाम दे सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए। जैसे क्रिकेट में अगर हम देखें तो युवराज सिंह को यूवी कहते थे, वीरेंद्र सहवाग को वीरू कहते हैं, विराट कोहली को इस तरह से चीकू कहते हैं, MS धोनी को माही कहते हैं। इसी तरह से आप अर्थमेटिक को क्या कहना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इंपोर्ट अर्थमेटिक करा। एक मिनट रुकेंगे। अब देखो अगेन मैं कई बार कह चुका हूँ, आप जब ज्वाइन करें तो अपना नाम ID डालें। ठीक है, अब आप जाने आपका काम जानिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा है, इंपोर्ट कर दिया अर्थमेटिक के लिए, और यहाँ पर एक एज्यूम्ड नेम दे दिया है, और यहाँ मैं लिख दिया एज कीवर्ड का यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नेम एज्यूम कर रहा हूँ अर्थमेटिक के लिए, लाइक AR। तो जो AR है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका अलाइस बोलेंगे। अलाइस का मतलब होता है एज्यूम्ड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AR इज अलाइस। अलाइस मतलब होता है assumed name। ठीक है, किसके लिए, इस अर्थमेटिक मॉड्यूल के लिए। फायदा ये हो गया कि अब आप आगे के कोड में इस अलाइस का यूज करके इस मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से AR.add, AR.multiply या जो भी फंक्शंस हैं आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, किसी भी मॉड्यूल की अलाइसिंग इस तरह से कर दी, AR समथिंग करके, या जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसी
रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे अर्थमेटिक मॉड्यूल के पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना है। मैं नहीं चाहता कि ये वाली स्क्रिप्ट ऐड फंक्शन और मल्टीप्लाई फंक्शन दोनों को यूज करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि सिर्फ ऐड फंक्शन ही इंपोर्ट हो। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? अभी तक हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे, अब हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन जो एक मॉड्यूल के अंदर है उसी को इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आंसर है यस, ऐसा किया जा सकता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट होता है वो फ्रॉम कीवर्ड से स्टार्ट होता है। आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम, फ्रॉम के बाद यहाँ पर मैंने लिखा मॉड्यूल का नेम, जो भी आपका मॉड्यूल का नेम है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम। उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड लगाएंगे और इंपोर्ट कीवर्ड के बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे अपने पर्टिकुलर फंक्शन का नाम जो अर्थमेटिक मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन है अर्थमेटिक मॉड्यूल के अंदर। तो मान लीजिए एक फंक्शन मैंने ऐड नाम से बनाया हुआ, ये लिख दिया मैंने। अब इसके दो फायदे। पहला फायदा ये है कि अब ये जो ऐड फंक्शन है सिर्फ यही इंपोर्ट हुआ, अब कोई और फंक्शन कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, ये ऐड फंक्शन डायरेक्टली कॉलेबल है। अब आपको यहाँ पर डॉट लगाकर मॉड्यूल का नेम या उसका अलाइसिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इस फंक्शन को अब यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि सर इस अर्थमेटिक मॉड्यूल में कई फंक्शंस हैं, उनमें से सिर्फ दो को इंपोर्ट करना है, ऐड और मल्टीप्लाई, बाकी नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं ऐसे करके। तो अब ये दोनों फंक्शन हमारे इंपोर्ट हो गए और डायरेक्टली अब ये इस प्रोग्राम, इस स्क्रिप्ट के अंदर कॉलेबल है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बना दिया और ये कर दिया 10,20। यहाँ पर ये आ गया 200। अब यहाँ पर जब कभी किसी मॉड्यूल के सारे वेरिएबल, सारे फंक्शन को इंपोर्ट करने की बात होती है तो यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रिक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थमेटिक मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सबको इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। और अब आपका ये स्क्रिप्ट उन सबको डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। ऐड, मल्टीप्लाई जितने भी हैं अब डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएंगे। बट ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मेमोरी वेस्टेज बहुत होता है। मान लीजिए अर्थमेटिक मॉड्यूल में 100 फंक्शंस होते हैं और आप सिर्फ 2 ही का यूज करना चाहते हैं, तो आप उन 2 का नाम ना लिखना पड़े इंपोर्ट के आगे, उससे बचने के लिए आपने एस्ट्रिक लगा दिया। लेकिन आप ये सोचिए बाकी जो 98 फंक्शंस हैं उनका भी मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा, वो 98 फंक्शंस भी मेमोरी के अंदर आए होंगे। यानी कि मॉड्यूल को अब इंपोर्ट नहीं होना है, मॉड्यूल के सारे फंक्शन, सारे वेरिएबल सब इंपोर्ट हो रहे हैं, सब मेमोरी कंजप्शन हमारा कर रहे होंगे। इसलिए ये वाली जो अप्रोच है ये पुअर अप्रोच हमारी मानी जाती है, इसको आप यूज ना करें। ठीक है, बेटर अप्रोच यही है कि पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करना है वो लिख सकते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन इंपोर्ट करना है वो आप लिख सकते हैं। अलाइसिंग की बात अगर करें तो आप मॉड्यूल के नेम की अलाइसिंग कर सकते हैं, क्या फंक्शन की अलाइसिंग कर सकते हैं? लाइक दिस, फ्रॉम अर्थमेटिक इंपोर्ट ऐड एज ए। तो ये देखो कभी कभी क्या है, रीडेबिलिटी खराब भी हो जाती है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि अर्थमेटिक मॉड्यूल से ऐड नाम का फंक्शन इंपोर्ट हो जाए, लेकिन उसका नाम ऐड की जगह पर क्या माना जाए इस प्रोग्राम के लिए? ए माना जाए। तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे रीडेबिलिटी शायद खराब हो गई, इससे अच्छा तो ऐड ही था। अब ए से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, किसी फंक्शन का नाम मान लो होता फैक्टोरियल ऐसे करके, अब आप उसको फैक्ट कर दें ये समझ में आता है, ये तो चलो चल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा रीडेबल हो गया। लेकिन मेरे फंक्शन नाम ऑलरेडी इतना छोटा है, ADD 3 लेटर का तो है, फिर भी हमें सीखना यह है कि क्या किसी फंक्शन की अलाइसिंग करी जा सकती है इंपोर्ट करते समय? यस, हम इंपोर्ट करते समय किसी फंक्शन की अलाइसिंग भी कर सकते हैं। अब इस वाले स्क्रिप्ट के लिए ऐड फंक्शन ए नाम से अवेलेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये समझ में आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ यूज केस बनते हैं, वो यूज केस क्या है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा ऐड फंक्शन, इंपोर्ट हो गया। अब क्या इस वाले स्क्रिप्ट में ऐड नाम का फंक्शन हो सकता है? मान लीजिए मैंने ऐड फंक्शन बना दिया एक्स वाई जी, 3 पैरामीटर का यूज करके, जो रिटर्न करता है इन तीनों का सम एक्स वाई जी। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ ऐड, तो मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि जो मैंने करंट स्क्रिप्ट में ऐड फंक्शन डिफाइन किया है ये 3 पैरामीटर वाला है, और जो मैं अर्थमेटिक मॉड्यूल से इंपोर्ट करके ला रहा हूं वो 2 पैरामीटर वाला है। तो जब मैं यहाँ ऐड फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं कौन सा कर पाऊंगा, दोनों कर पाऊंगा? ऐसा तो नहीं है कि जब मैं 2 के साथ लिखूंगा तो वो अर्थमेटिक से जो आया है वो वाला चलेगा, और जब मैं 3 के साथ लिखूंगा तो जो मेरा करंट वाला स्क्रिप्ट का है वो चलेगा। आंसर इज नो। इस क्वेश्चन को हम पहले ऑलरेडी फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहां पर इंपोर्ट ना करके हम उसी प्रोग्राम में 2 ऐड फंक्शन बनाते थे। तो हम क्या सीखते थे कि जो बाद में आया होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो आपने पहले इंपोर्ट कराया अर्थमेटिक का ऐड 2 पैरामीटर वाला, उसके बाद आपने डिफाइन किया 3 वाला, तो आगे के कोड के लिए अब 3 वाला ही एप्लीकेबल है, ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी। बोलेगा एक आर्गुमेंट आपका मिसिंग है जेड। तो अब आप सिर्फ कौन सा यूज कर सकते हैं, 3 वाला ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अपोजिट कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को यहां से मान लो मैं कमेंट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं, तो अब लेटेस्ट कौन है? अब लेटेस्ट वो है जो अर्थमेटिक से आया हुआ है। तो अब आगे के कोड को ऐड वो मिलेगा जो हमारा 2 पैरामीटर वाला है, क्योंकि यहां से 2 वाला है। अब 3 वाला चलाएंगे तो एरर दे देगा, कह रहा है 2 ही पैरामीटर की जरूरत थी, 3 क्यों दे रहे हैं आप? तो अब आप 2 वाला ही यूज कर पाएंगे। मुझे दोनों चलाने हैं, मुझे अर्थमेटिक का जो ऐड है वो भी चलाना है, और अपने वाले स्क्रिप्ट का जो ऐड है 3 पैरामीटर वाला ये भी चलाना है। मुझे दोनों चलाने हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों को चला पाए? को दोनों तरफ लिख देंगे। तो उसके लिए आपको जो चेंज करना पड़ेगा वो अपना इंपोर्ट करने का सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट ना कर कर आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट अर्थमेटिक एज AR ऐसे करके। अब जब आप इस तरह से मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो अब इस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉड्यूल का नाम डॉट लगाएंगे। तो अगर मैं AR डॉट ऐड लिख रहा हूं तो डेफिनेटली मैं अर्थमेटिक मॉड्यूल के ऐड की बात कर रहा हूं, और जब मैं डायरेक्टली ऐड फंक्शन कॉल करूंगा तो ये हमारे वाले को रेफर करेगा। ये हो गया 10, 20, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। फाइन। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी
तो हम मॉड्यूल को इस तरह से इंपोर्ट करते हुए चलेंगे। सेम क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये आपकी स्क्रिप्ट है कोई, और इस स्क्रिप्ट ने 3 मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, M1 मॉड्यूल, M2 मॉड्यूल, M3 मॉड्यूल, इन तीनों को इसने इंपोर्ट किया हुआ है। अब कोइंसिडेंटली ये 3 मॉड्यूल जो बनाने वाले प्रोग्रामर थे वो अलग अलग थे। कोइंसिडेंटली इन तीनों मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो। शो यहां पर है, शो नाम का फंक्शन ही यहां पर है, और शो नाम का फंक्शन ही यहां पर। अब अगर मैं यहां पर इन तीनों को इंपोर्ट करने के बाद शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो कौन से वाले मॉड्यूल का शो फंक्शन कॉल होगा? क्या आंसर होगा इसका? सर मॉड्यूल का नाम लिख के डॉट लगाना पड़ेगा। पहला आंसर यही सही है। क्या कि आप जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आप लिखेंगे इंपोर्ट M1, इंपोर्ट M2, इंपोर्ट M3। अब आप लिखेंगे अगर M1 डॉट शो तो ये चलेगा, M2 डॉट शो तो ये चलेगा, और M3 डॉट शो तो ये चलेगा। ये तो है करेक्ट वे, यही आपको करना चाहिए। दूसरा जो तरीका हो सकता था वो ये कि आप क्या करें, इन शो फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम M1 इंपोर्ट शो, from M2 import show, from M3 फाइन। तो एक तो तरीका ये हो गया, ये हमारा हो गया शो। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको शो फंक्शन डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगा। तो उस केस में तो सबसे लास्ट में इंपोर्ट हुआ होगा शो, वो वाला चलेगा। तो ये रिकमेंडेड वे हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो आप मॉड्यूल का नेम लगाकर यूज करेंगे, ये हमारा रिकमेंडेड वे होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए ये एक प्रोजेक्ट पर हम पाइथन में काम कर रहे हैं, और मान लीजिए 3 लोग मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब पहले वाला अपने घर पर बैठकर अपने लैपटॉप पर अपना वाला कोड बना रहा है। इसने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए, मान लीजिए M1 मॉड्यूल, M2 मॉड्यूल, M3 मॉड्यूल, इसने ऐसे करके बनाए। दूसरा वाला अपने घर पर अपने लैपटॉप पर बैठकर बना रहा है। इसने भी कुछ मॉड्यूल बनाए लाइक M10, M11। कोइंसिडेंटली किसी मॉड्यूल का नाम M1 इसने भी रख दिया, मान लीजिए। अब तीसरा वाला प्रोग्रामर अपने लैपटॉप पर इन दोनों के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहा है। तो जब ये M1 M2 वाले थे तब तक तो सही थे, यहां तक ये सही थे। लेकिन जो कॉमन वाला है M1 यहां से भी आ गया, M1 यहां से भी आ गया। अगर यहां पर इंपोर्ट M1 लिखा गया तो पहला एम्बिग्विटी और पहला कंफ्यूजन तैयार हो गया कि अब ये कौन सा वाला माना जाएगा, क्योंकि ये इसने भी बना दिया है और इसने भी बना दिया है, और मुझे दोनों के ही चाहिए, क्योंकि इस वाले M1 मॉड्यूल में जो कोड लिखा है इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए। और इस वाले प्रोग्रामर ने अपनी मशीन पर जो M1 नाम से मॉड्यूल बना दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है और मुझे वो भी चाहिए। तो अब वो मुझे यहाँ पर मिलेगा कैसे? क्योंकि जब मैं इंपोर्ट M1 करूंगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये M1 माना कौन सा जाएगा, क्योंकि यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, टेक्निकल सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आए, इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, और उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया पैकेज। पैकेज क्या करता है, जब बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामर्स मिलकर अपने अपने मॉड्यूल्स को बनाते हैं तो कोइंसिडेंटली मॉड्यूल्स के नेम सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो पैकेज इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो पहला प्रोग्रामर है
अक्षुल बताओ क्या पूछना चाहते हो? अक्षुल ID 21936 कुछ पूछना है आपके लिए? ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पैकेज की बात करते हैं तो क्या हुआ, इस प्रोग्रामर से कहा कि आप अपने मॉड्यूल को डायरेक्ट ना बनाकर एक पैकेज में रखना, और उसका नाम मान लो मैंने कर दिया P1। इससे कहा आपने अपने मॉड्यूल्स को बनाना लेकिन उसको एक पैकेज में रखना, और उसका नाम कर दिया P2। अब ये जो पैकेज के नाम रखे जाएंगे ये हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी। हम पहले आपस में डिसाइड करेंगे कि आप पैकेज का नाम P1 रखेंगे, आप P2 रखेंगे, क्योंकि अगर इनके नेम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हम पहले से ही सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि पैकेज का नाम क्या क्या रखे जाने चाहिए। उनके अंदर मॉड्यूल का नाम क्या रखेंगे आप फ्री हो जाते हैं, आप क्या नाम रखोगे। तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा M1 तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई मॉड्यूल पैकेज में रखा गया है तो पैकेज के नेम के साथ इंपोर्ट होता है P1.M1, P2.M2। तो इस तरह से अगर मान लीजिए गूगल ने फेस रिकॉग्निशन करने के लिए एक मॉड्यूल बना के दिया जिसका नाम है मान लीजिए फेस अंडरस्कोर रिकॉग, ये एक मॉड्यूल है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। फेसबुक भी कह रहा है कि मैंने भी एक कि पैकेज मॉड्यूल के लिए आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अगर दो अलग अलग पर्सन ने, दो अलग अलग प्रोग्रामर्स ने या मैंने ही दो मॉड्यूल के नाम सेम रखने का अगर कोई कॉन्सेप्ट रखा है तो मैं उनकी एम्बिग्युइटी को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग पैकेज बनाता हूं और उनके अंदर अलग अलग मॉड्यूल रख दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा फायदा पैकेज का जो कि नॉन टेक्निकल है। मान लीजिए आपका मशीन है, आपका लैपटॉप है और आपके लैपटॉप में बहुत सारे ऑडियो सॉन्ग्स पड़े हुए हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मुझे ये वाला एक ऑडियो सॉन्ग दे दो। अब आप अपने सिस्टम पर नेचुरली, किसी ने नहीं कहा आपसे आप क्या करेंगे, नेचुरली जब आपके सिस्टम में बहुत सारे ऑडियो सॉन्ग हो जाते हैं, 1 2 4 5 है तब नहीं, जब ये 100 150 200 ऑडियो सॉन्ग्स हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, एक फोल्डर बनाते हो ऑडियो नाम से। और ऐसा होगा सबके लैपटॉप में, प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर भले ही मिले ना मिले लेकिन ये फोल्डर जरूर मिलेगा। ऑडियो नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर हो सकता है किसी ने ऐसे कर रखा हो ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, किसी ने हो सकता है रखा होगा 70 सॉन्ग, 80 सॉन्ग, 90 सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, डांस सॉन्ग वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ यार ये 80s वाला सॉन्ग है जरा देना, तो अब आपको ऑडियो फोल्डर के अंदर से उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना और वहां पे कोई भी गाना मुझे आप दे सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपने अरेंजमेंट नहीं करा होता तो आपको एक भीड़ में ढूंढना पड़ता कहाँ है वो सॉन्ग जो आपको मुझे देना है। क्या है यहाँ पर, सिमिलर टाइप के सॉन्ग्स को ग्रुप किया। वो सारे सॉन्ग्स जो 80s वाले थे, 70s वाले थे, उनको एक फोल्डर में रख दिया, 80s वाले को एक फोल्डर में रख दिया, ऑडियो सारे के सारे ऑडियो ऑडियो फोल्डर में आ गए, वीडियो वीडियो फोल्डर में आ गए, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये पैकेजिंग ही तो कर रहे हो। पैकेजिंग का दूसरा पर्पस होता है इजी डिस्ट्रीब्यूशन, इजी मैनेजमेंट, सिमिलर टाइप की फाइल्स का मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे मॉड्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक अर्थमेटिक नाम से मॉड्यूल बनाया, अब मान लीजिए थोड़े दिन बाद आपने एक मॉड्यूल और बनाया जिसका नाम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फीचर्स लिखे हैं। फिर आपने एक मॉड्यूल और बनाया जिसका नाम कर दिया कैलकुलस, जिसके अंदर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरह से फिर आपने एक मॉड्यूल बनाया वेलोसिटी नाम से, फिर आपने एक मॉड्यूल बनाया स्पीड नाम से, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास 1 2 3 या 5 मॉड्यूल इकट्ठे हो गए और ये बढ़ते जा रहे हैं।
तो आपने सोचा यार इनकी ग्रुपिंग करते हैं जिससे कि इजीली इन सबको समझा जा सके। तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई करा कि इन पांचों में कहीं कुछ सिमिलरिटी किसी में नजर आ रही है। आंसर इज यस। अर्थमेटिक, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों मैथमेटिक्स को बिलोंग करते हैं। आपने क्या करा, इन तीनों को उठाकर क्या करा, एक पैकेज बना दिया और उस पैकेज का नाम रख दिया मैथ। फिर आपने देखा ये दोनों हाँ सिमिलर लग रहे हैं, ये कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब। तो आपने फिजिक्स नाम से एक पैकेज बना दिया जिसके अंदर ये दोनों मॉड्यूल डाल दिए। फिर आपने देखा यार इन दोनों को भी फर्दर और ग्रुप किया जा सकता है। आंसर इज यस। ये दोनों को दोनों उठाकर आपने एक और पैकेज में रख दिया और उसका नाम कर दिया साइंस। तो भैया साइंस का हिस्सा है। तो अब आप क्या बोलेंगे, मेरे पास साइंस नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर मैथ और फिजिक्स नाम के दो सब पैकेजेस हैं। मैथ सब पैकेज के अंदर अर्थमेटिक, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री नाम के 3 मॉड्यूल्स हैं। इसी तरह से इसके अंदर है। अब आपको इस अर्थमेटिक तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे, साइंस डॉट मैथ डॉट अर्थमेटिक, यहां पहुंचना है, स्पीड के पास पहुंचना है, साइंस डॉट फिजिक्स डॉट स्पीड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने मॉड्यूल्स को मैनेज करने के लिए ग्रुपिंग करते हैं, इससे मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पैकेज। तो 2 पर्पस के लिए पैकेज को पढ़ा जाता है। पहला टेक्निकल, तो टेक्निकल आंसर क्या है, नेमिंग जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे मॉड्यूल्स नेम सेम होने की, वो अब सॉल्व हो सकता है। सोचो अगर यहाँ पर भी एक मान लो अर्थमेटिक नाम का कोई मॉड्यूल बना दिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, ये फिजिक्स डॉट अर्थमेटिक है, ये मैथ डॉट अर्थमेटिक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब ये होगा कैसे, कहानी समझ में आ गई, क्यों पढ़ रहे हैं पैकेज ये भी समझ में आ गया, लेकिन अब इसका कोड कैसे बनेगा। तो फिजिकली पैकेज एक फोल्डर को ही कहते हैं। तो मान लीजिए आपका अभी जो प्रोग्राम था अर्थमेटिक, मैं चाहता हूँ एक पैकेज में रख जाए, तो आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाएंगे जैसे बनाते हैं, और इसका नाम आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका नाम माई मैथ रख रहा हूं, और इस फाइल को उठाकर यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने इस माई मैथ के। अब मैं बोलूंगा कि ये जो मॉड्यूल है ये एक पैकेज में रखा हुआ है। तो फिजिकली पैकेज इतना ही होता है, किसी भी फोल्डर को ही पैकेज कहा जाता है पाइथन के अंदर। ठीक है, पहले क्या होता था पाइथन के पुराने वर्जन में, किसी फोल्डर को पैकेज कहने के लिए एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी होती थी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, पाइथन 3.3 वर्जन से वो हमारी ऑप्शनल है, आप उसको नहीं बनाएंगे तब भी किसी भी फोल्डर को पैकेज कहा जाता है। फिलहाल ये मेरा माई मैथ नाम का एक पैकेज है जिसके अंदर अर्थमेटिक नाम का मॉड्यूल है। अब सर इसको इंपोर्ट करके दिखाइए, इसको यूज कैसे करेंगे किसी स्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी तक हम लिखते थे इंपोर्ट अर्थमेटिक। अब अगर कोई मॉड्यूल पैकेज के अंदर आ गया है तो पैकेज का नेम डॉट मॉड्यूल का नेम लिखेंगे, इंपोर्ट माई मैथ डॉट अर्थमेटिक। अब देखो अगर आप ऐसे लिखकर इसके फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स हो जाएगा, माई मैथ डॉट अर्थमेटिक डॉट एड, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा तब जाके ये चलेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, माई मैथ की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आप क्या करेंगे, आप इस मॉड्यूल का नेम डॉट पैकेज नेम, इस पूरे को एक अलाइसिंग में रख सकते हैं एज AR। तो इस पूरे का आपने एक अज्यूम्ड नेम दे दिया AR। तो अब आपको फायदा मिल जाएगा कि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, AR डॉट। तो अगर कोई भी मॉड्यूल किसी पैकेज के अंदर आ गया है तो अब उसका नाम पैकेज के नेम के साथ हम यूज करते हैं। अब इसी काम को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, यहां लिखा मैंने फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद पैकेज का नेम, फ्रॉम माई मैथ इंपोर्ट अर्थमेटिक एज AR। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, माई मैथ पैकेज के अंदर से अर्थमेटिक मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया और जो अलाइसिंग करी वो इस वाले अर्थमेटिक मॉड्यूल की आपने कर दी।
दोनों में से कोई भी सिंटैक्स आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूजफुल है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है पैकेज का। अब एक यूज केस बनता है वो ये कि सर ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है क्या किसी फंक्शन के अंदर से कर सकते हैं। मान लीजिए एक शो नाम का फंक्शन है और ये जो शो नाम का फंक्शन है ये अपने अंदर से दो नंबर को सम करना चाहता है और मुझे पता है कि मैंने ना अर्थमेटिक नाम का एक मॉड्यूल बना रखा है, तो क्या मैं एक फंक्शन के अंदर इंपोर्ट लगा सकता हूं सो डैट मैं पूरे प्रोग्राम के लिए इंपोर्ट एप्लीकेबल ना कराकर एक फंक्शन के लिए इंपोर्ट एप्लीकेबल करना चाहूं। तो डेफ शो और आप यहां पर ऐसा करना चाहते हैं इंपोर्ट माई मैथ डॉट अर्थमेटिक एज AR और फिर यहां से आपने क्या करा AR डॉट एड को कॉल कर दिया। पाइथन के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर आपने जब इंपोर्ट किया तो ये फंक्शन के अंदर लोकली इंपोर्ट हुआ, अब ये फंक्शन इसके यूज करेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक मैसेज दे सकते हो पहले, अब आप चाहते हो कि सर शो फंक्शन के बाहर अर्थमेटिक मॉड्यूल को मैं दोबारा यूज करना चाहता हूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कर पाएंगे या नहीं। कि मैंने इंपोर्ट यहां पे किया है और उससे पहले शो कॉल कर दिया, जब शो कॉल कर दिया तो ये लाइनें चल गई होंगी। ठीक है, तो ये नॉट रिकमेंडेड, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर है तो आप ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट किया गया है तो ये चलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम फंक्शन के अंदर इंपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट को भी सीख सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने अपना एक मॉड्यूल बनाया, मतलब एक प्रोग्राम ही बनाया, और उस प्रोग्राम को मैं दूसरे वाले प्रोग्राम में जब इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसी को फिर हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। ऐसा ही क्या करा, जब पाइथन बनाई जा रही थी तो पाइथन टीम ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए और हमें यूज करने को दे दिए। अगर मैं वो सारे प्रोग्राम्स जो पाइथन सेटअप के साथ मिले हुए हैं उनको अपने वाले प्रोग्राम्स में यूज करना चाहता हूं तो पहले मुझे उन सबको एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। आंसर इज यस। तो पाइथन सेटअप के साथ हमें कुछ मॉड्यूल्स दिए गए हैं और कुछ पैकेजेस भी दिए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स बनाए गए होंगे जो सिमिलर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उनको पहले पैकेज में रख दिया गया, फिर वो पैकेज मुझे पाइथन सेटअप के साथ कंबाइन करके दे दिया गया। तो पाइथन के अंदर जो पहले से ही मॉड्यूल्स और पैकेजेस मिले हुए हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछता है लाइब्रेरी क्या होती है, तो लाइब्रेरी का मतलब होता है हमारा रेडीमेड मॉड्यूल्स, रेडीमेड पैकेजेस जो हमें पहले से ही किसी ने बनाकर दे दी, उनको बोलते हैं लाइब्रेरी। अब पाइथन की जो लाइब्रेरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो अगर यहाँ पर हम पाइथन लाइब्रेरी को लिखते हैं तो पाइथन लाइब्रेरी का मतलब होता है रेडीमेड मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है, अब इस पार्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। पहली लाइब्रेरी कहलाती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और दूसरी लाइब्रेरी कहलाती है हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। क्या डिफरेंस है दोनों में? सोचिए, आप में से काफी लोगों का कोर्स पाइथन जेंगो होगा, आप में से काफी लोगों का कोर्स पाइथन मशीन लर्निंग एआई वगैरह होगा। तो जब मैं पाइथन जेंगो का बैच पढ़ाऊंगा तो जेंगो को इंस्टॉल कराऊंगा। तो जेंगो कौन है? एक सॉफ्टवेयर है। जैसे पाइथन का सेटअप इंस्टॉल किया है तो क्या जेंगो का सेटअप आता है? जब आपको मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा तो मशीन लर्निंग का सेटअप आएगा कोई? नहीं। तो जेंगो वास्तव में आपके पैकेजेस का नाम है, यानी जेंगो का इंस्टॉल होना इट मीन्स बहुत सारे पैकेजेस हैं उनका इंस्टॉल होना। मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट का नाम है जिसके लिए बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, उन पैकेजेस को मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। तो ये बताइए कि जब पाइथन
बनाई जा रही थी या पाइथन का सेटअप हम python.org से लाते हैं, तो क्या उस पाइथन सेटअप के साथ ये सारे लाइब्रेरीज आती हैं, मशीन लर्निंग की, जेंगो की, आईओटी की, सिलेनियम की, बिग डेटा की? हमने कहा नो नहीं। सर। तो ये सारी लाइब्रेरीज क्योंकि इन लोगों ने बनाई नहीं, जिन लोगों ने पाइथन को बनाया उन लोगों ने ये सारी लाइब्रेरीज बनाई ही नहीं है, किसी और ने बनाई है। जेंगो किसी और ने बनाया, नंपाई पांडा किसी और ने बनाया, है ना, टेंसरफ्लो, एस्केलर्न ये किसी और ने बनाया। तो ये सारी लाइब्रेरीज जो किसी और ने बनाई लेकिन पब्लिकली पाइथन प्रोग्रामर्स को अवेलेबल कराकर दे दी गई है, ऐसी लाइब्रेरीज को क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब है जो पाइथन सेटअप के साथ पहले से आती हैं, अलग से आपको कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मतलब रेडीमेड हैं बट पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती, आपको पहले इनको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा फोकस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पर होगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज क्या होती हैं। ठीक है, और पाइथन जो पावरफुल बन पा रही है नॉट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सपोर्ट, ह्यूज सपोर्ट है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की पाइथन में। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनकी बात करते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं, तो सब तो नहीं पढ़ेंगे बट जो हमारे डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होंगे, जो आगे हमें देखने को मिलेंगे, उनकी बात करते हैं। commonly used modules packages in standard library। तो एक का नाम है मैथ मॉड्यूल, एक का नाम है ओएस, एक का नाम है शटल मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, टाइम मॉड्यूल, कैलेंडर मॉड्यूल। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं। ठीक है, एक नहीं कई सारे हैं, है ना, टाइम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, और बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ काम के हैं वो मैं लिख दूं पहले क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। बिल्ट-इन मॉड्यूल, आयु मॉड्यूल, इनको हाईलाइट करना जरूरी है मुझे। ठीक है, उसके बाद एटसेट्रा लगा दें। तो ये वो मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन के सेटअप के साथ पहले से आते हैं, इन सबको आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके यूज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ मॉड्यूल से। सर वैसे कोई तरीका है कि सारी लाइब्रेरीज देखने के लिए कि कौन सी आती है? देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही वाइड हो सकता है। जैसे अगर मुझे पता करना है कि पाइथन में टोटल कितनी लाइब्रेरीज आती हैं, तो इसका आंसर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कितनी आती हैं या टोटल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कितनी आती हैं। अगर हम टोटल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो इसका आंसर हमें पाइथन डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। जो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन मिला हुआ है उसके अंदर हम इन सब की लिस्ट गेट कर सकते हैं कि कितने हमारे मॉड्यूल्स और कितने हमारे पैकेजेस हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। तो डॉक्यूमेंटेशन इसका आंसर देगा। ठीक है, हेल्प कमांड यूज करके नहीं हो सकते? क्या चीज? हेल्प कमांड? हाँ, हेल्प से भी हो जाएगा, बिल्कुल हेल्प से भी हो जाएगा। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो हेल्प कमांड यानी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता है, तो हेल्प कमांड इंटरनली ओपन करती है डॉक्यूमेंटेशन को। तो चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली ओपन कर लें या हेल्प कमांड से करा लें, एक ही बात। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पाइथन में टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कितनी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे एक मॉड्यूल का नाम बताया जा रहा है तो उसके अंदर कितने फंक्शंस हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का नाम मुझे बता दिया जाए तो एज ए प्रोग्रामर मैं कब किसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, जब मुझे उसका नाम पता हो, उसके पैरामीटर्स पता हो, और वो काम क्या करता है, वो रिटर्न क्या करता है। जब मुझे सारी बातें पता होती हैं तब मैं किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर पाऊंगा परफेक्टली। तो यहाँ पर मैथ मॉड्यूल मान लो मुझे बता दिया गया भाई एक पाइथन के अंदर होता है। अब आपका अगला काम होना चाहिए ये पता करना कि मैथ मॉड्यूल में कितने फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए उनमें से किसी फंक्शन का नाम मुझे बता दिया गया, अब अगर मुझे वो कॉल करना हो तो मुझे उसके पैरामीटर्स बताओ, कितने पैरामीटर्स हैं। क्योंकि अगर मैं अपना अर्थमेटिक मॉड्यूल आपको सिखा रहा था
तो आपको अर्थमेटिक मॉड्यूल में ऐड फंक्शन के बारे में पता था कि ऐड फंक्शन 2 पैरामीटर वाला है और वो उन दोनों का सम वापस करेगा, तभी आप उसे अपने प्रोग्राम से एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम आपको नहीं बताता कि कितने पैरामीटर हैं तो आप तब भी नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर फिर से एक तरीका क्या है, मॉड्यूल का नेम लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और थोड़ा वेट करेंगे 2 से 3 सेकंड का। जैसे ही 2 से 3 सेकंड का इंतजार पूरा हो जाएगा, अपने आप डिक्शनरी ऑर्डर में इस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है उन सबकी लिस्ट आ जाती है। तो आइडल में ये फीचर है, नोटपैड पे नहीं चलेगा ये फीचर। अब मान लीजिए एक फंक्शन मुझे दिखाई दिया SQRT, मैंने इसको क्यों पकड़ा, क्योंकि इसके नाम से इसका काम समझ में आ रहा है मुझे कि ये स्क्वायर रूट निकालने वाला काम करेगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये मुझसे मांगेगा क्या, ये मुझे वापस क्या करेगा, ये सारी बातें मुझे इससे पूछनी है। तो अब मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है। तो अब यहाँ पर हम हेल्प फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करने के लिए। एक तो तरीका मैन्युअली जाके आप पढ़ लो डॉक्यूमेंटेशन जो आता है, दूसरा आप कहाँ ढूंढोगे मैथ मॉड्यूल को इतने बड़े डॉक्यूमेंट फाइल में, और फिर उसके अंदर कहाँ जाके कहाँ ढूंढोगे स्क्वायर रूट फंक्शन को। हेल्प आपको इस काम को सिंप्लीफाई करके दे देगा। तो हेल्प फंक्शन के आर्गुमेंट में आप लिखेंगे मैथ, तो ये क्या करेगा, इस मैथ मॉड्यूल की सारी डिटेल लाके आपको दे देगा। जस्ट इसको रन करना है, और जो डिटेल आई वो इतनी ज्यादा है कि आपके आउटपुट विंडो में वो फिट नहीं हो पा रही है। तो स्क्वीज टेस्ट बटन बनाकर दे देगा, इस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी, हेल्प ऑन बिल्ट इन मॉड्यूल। तो ये सारे फंक्शंस हैं, हर फंक्शन के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इतना ज्यादा वाइड हो गया कि सबको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल भी हैं, इनफाइनाइट, पाई, टाउ, ई, ये कुछ वेरिएबल से बने बनाए। तो अब मान लीजिए मुझे पता है कि पर्टिकुलर फंक्शन का नाम SQRT है, बस उसी के बारे में बताओ, बाकी जब टाइम मिलेगा पढ़ते रहेंगे। तो हेल्प फंक्शन में मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, डॉट उसके उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल, SQRT। सिर्फ नाम लिखना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है। ऐसा करने से क्या होगा, मैथ मॉड्यूल के इस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। ये सही है। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x, x मतलब एक पैरामीटर है। अच्छा, बता सकता कोई इसका मतलब क्या है, x पैरामीटर के बाद ये लिखा हुआ है, तो ये किस बात का सिग्नल है, बताओ भाई किस बात का सिग्नल है। सर पोजीशन पोजीशन नहीं जाएगा सर, कीवर्ड आर्गुमेंट लिंक कॉल करेंगे पोजीशनल भैया, कीवर्ड नहीं। पोजीशन स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी प्रोग्रामर कॉल करेगा तो वो एक पैरामीटर पास करेगा और वो पैरामीटर पोजीशन के थ्रू ही पास हो पाएगा। ठीक, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, उस x में जो वैल्यू गई होगी उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि मैथ मॉड्यूल के अंदर SQRT फंक्शन है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो 9 को लिखा क्योंकि समझना आसान है, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो क्रॉस चेक हो जाएगा हम ही फंक्शन सही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट पूछ लो। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो इसके अंदर फैक्टोरियल नाम का भी फंक्शन होता है। 5 को लिया क्योंकि हम 5 का फैक्टोरियल जानते हैं, रटा हुआ है 120 होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है ना, सीमा बहुत खराब है। इसी तरह से मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे पास और बहुत सारे फंक्शंस हैं, पूरी लिस्ट आपने हेल्प के थ्रू देख ली होगी। तो एक दो फंक्शन और पढ़ लेते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है लॉग। किसी भी नंबर का अगर लॉग निकालना है, मान लो मुझे log 10 की वैल्यू चाहिए, मशीन लर्निंग में इसका बहुत यूज होता है लॉग निकालने का, तो मुझे log 10 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी, तो log नाम का फंक्शन है, बट log कई बेस पर होता है, log बेस e, log बेस 2, log बेस दिस। तो बाय डिफॉल्ट जो log फंक्शन है ये हमारा नेचुरल log पर काम करता है, और नेचुरल log का मतलब होता है बेस e। तो अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो log 10 की वैल्यू बेस e पर जो आएगी वो आपको रिजल्ट में दिखाई देगी। अब अगर मुझे किसी नंबर का log बेस 2 पर निकालना है तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है log 2।
log 2 फंक्शन बेस 2 पर इस वैल्यू का लॉग निकाल लेगा। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है log 10, बेस 10 पर किसी भी नंबर का लॉग निकालेगा, और हम जानते हैं मैथमेटिकली किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 आता है, ये तो 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम मैथ मॉड्यूल के और भी फीचर्स हैं, साइन, कॉस, टेन, हाइपरबोलिक फंक्शंस है ना, जीसीडी निकालना, एक्सपोनेंट निकालना, ये सब हम यहाँ पर मैथ मॉड्यूल के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर मैथ्स के सारे फंक्शन होंगे, मैथ के तो सारे लॉग, इंटीग्रेशन, कैलकुलस सारे फंक्शन। सर हाँ, मतलब स्टैटिस्टिक्स, सर स्टैट्स के भी सारे फंक्शन हैं, जैसे इंटीग्रेशन। स्टैट्स के सारे फंक्शन नहीं है, स्टैट्स के फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर है। इसमें सर सारे स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन है। मोस्टली सारे नहीं कह सकते, देखो स्टैटिस्टिक्स को लेकर 4 लाइब्रेरी बहुत फेमस है। एक तो स्टैटिस्टिक्स नाम की आती है, एक नमपाई नाम से आती है, एक पांडास नाम से आती है, और एक साइपाई नाम से आती है। तो बाकी जो 3 नाम मैंने लिए, नमपाई, पांडास, साइपाई, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है। तो ये 3 और ये चारों मिलकर आप जितनी भी स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक अकेली अपने आप में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं जो सब कुछ आता हो। हाँ, पांडास और नमपाई को ऐसा माना जाता है कि 70-80% स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनसे। तो जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी रिग्रेशन, तो स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन है वो, तो इसी स्टैटिस्टिक्स में ही सब अब आगे पढ़ेंगे। हाँ, जिनका मशीन लर्निंग होगा वो पढ़ेंगे सब। अच्छा ठीक। अब बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की, जिसका नाम है रैंडम मॉड्यूल। अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम नाम का ही एक फंक्शन है, और ये फंक्शन एक फ्लोटिंग वैल्यू लाकर आपको देता है, और वो जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो फ्लोटिंग वैल्यू 0 और 1 के बीच में ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। जितनी बार इस कोड को रन कराएंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यू जनरेट कर देगा। आप चाहते हैं कि मैं अपना रेंज बताऊंगा, उस रेंज में हमारा रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यूनिफॉर्म फंक्शन यूज करेंगे, और यूनिफॉर्म फंक्शन आप बताएंगे कि आप किन 2 नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं। मान लो बता दिया मैंने 2, 5, तो क्या करेगा, 2 और 5 के बीच में कोई भी एक फ्लोटिंग नंबर जनरेट कर देगा। अब आपकी नीड ऐसी हो सकती है कि मुझे ओटीपी जनरेट करवाना है। ओटीपी क्या होता है, रैंडमली जनरेटेड नंबर ही तो होते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग नहीं होते, वो हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं। तो क्या हम रैंडम मॉड्यूल में किसी इंटीजर नंबर को जनरेट कर सकते हैं? आंसर इज यस। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। अब रैंड इंट फंक्शन में आप अपनी रेंज पास करते हैं कि 2 नंबर जो आप जनरेट करना चाहते हैं वो किस किस के बीच में करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 220 कर दिया, तो एक इंटीजर जनरेट होगा, लोअर लिमिट 2 होगी और अपर लिमिट उसकी 20 होगी, यानी कि इसके बीच में हमारा जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों इंक्लूसिव है, यानी कि आउटपुट में 20 भी आ सकता है कभी भी और 2 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, यानी कि 2 इंक्लूसिव है और 5 हमारा एक्सक्लूसिव। अब हाँ बोलिए सर, वो जो लूडो वाला गेम बहुत फेमस हुआ था, उसमें रैंडम मतलब, हाँ, गेमिंग में इसका अच्छा यूज है। जो गेम वाला होता है, लूडो वाला गेम हो गया, स्नेक वाला गेम हो गया, है ना, तो ये इन सब में रैंडम मॉड्यूल को बिल्कुल यूज किया गया होगा अगर हम पाइथन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल आप सही कैस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ सर एक इंटीजर जनरेट करो 4 डिजिट का, क्योंकि ओटीपी लगना चाहिए देखने वाले को, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये होता है। तो अब ये रैंडइंट फंक्शन जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो इस और इसके बीच में जनरेट करेगा, तो डेफिनेटली वो 4 डिजिट का ही होगा, तो देखने वाले को ओटीपी की तरह वो नजर आ सकता है। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार अलग अलग आ सकता है। ठीक है, अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर सर इसमें तो फिर दोनों इंक्लूसिव है, राइट? हाँ, रैंडइंट में दोनों इंक्लूसिव है, ये भी और ये भी बिल्कुल। ठीक है, दोनों इंक्लूसिव। अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर
और भी बहुत सारे फंक्शन है, लाइक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फंक्शन है इसके अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फंक्शन है। स्टैटिस्टिक्स को लेकर रैंडम मॉडल के अंदर भी कुछ चीजें हमारी हैं जो रखी हुई हैं, फिलहाल उसको हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, जब स्टैट्स पढ़ेंगे उस समय उनको देखेंगे। अब रैंडम मॉड्यूल में हमारे पास फीचर ये भी है कि मान लीजिए कोई मेरे पास सीक्वेंस है, लिस्ट, टपल, सेट, उसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को शफल करना है। अगर मैं अभी प्रिंट कराऊंगा तो जैसे ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी, बट मैं इसको शफल करना चाहता हूँ। तो हमारे पास रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन, इसका नाम है शफल, और शफल के अंदर आप अपनी लिस्ट पास करें, लिस्ट को ये शफल कर देगा, और जब प्रिंट कराएंगे तो पता नहीं लिस्ट में कौन कहाँ होगा, नहीं पता। अगर मुझे किसी लिस्ट में से रैंडमली कोई एक नंबर गैस करना है, कि कोई एक नंबर पिक करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे लकी ड्रॉ बॉक्स होता है, उसमें से कोई एक कूपन निकाला जाए, क्या पता कौन सा आएगा वो कूपन, उसी तरह का सेंस। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है, इसका नाम है चॉइस। चॉइस फंक्शन में आप अपनी लिस्ट दे दीजिए। लिस्ट देखो, यहाँ पर जो मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो वास्तव में एक सीक्वेंस होती है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रैंडम डॉट चॉइस इस लिस्ट में से रैंडमली कोई भी एलिमेंट पिक करके आपको ला कर दे देगा, और आप उसे प्रिंट कराएं या वेरिएबल में रखें, वो आपका रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना है। सर एक क्वेश्चन पूछना था पूछिए। सर ये जो रैंडम फंक्शन चलता होगा, इसके पीछे कोई एल्गोरिदम चलता होगा ना? बिल्कुल। तो सर वो एल्गोरिदम का मींस वो एल्गोरिदम तो चलता होगा, जैसे इसने 10 20 30 40 की हमने लिस्ट दी, इसने उसको शफल कर दिया, इसने हमको एक लिस्ट बना के दे दिया थी कि ये रिजल्ट होगा। सर इसके पीछे भी कोई माने क्या एल्गोरिदम हो सकता है? जैसे हमें कोई फंक्शन बनाना है या फिर कोई ऐसा कुछ बनाना है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप सबसे बेस्ट वे होता है कि आप सिस्टम का टाइम गेट करिए, क्योंकि अच्छा, जहां भी आपका रैंडम कॉन्सेप्ट आ रहा है वहां पर आप कोई ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिखिए जो हमारा क्या करेगा, सिस्टम टाइम का यूज करता हो। तो जितने भी रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस हैं, ये सिस्टम क्लॉक का यूज इंटरनली करते हैं, इसलिए जितनी बार ये कोड रन होता है हर बार आपका आउटपुट कुछ ना कुछ अलग होता है, क्योंकि जो एल्गो चल रही है, एल्गो में सब कुछ सही होगा, लेकिन हर बार उस एल्गो में एक टाइम यूज हो रहा होगा, और जितनी बार कोड रन होगा हर बार वो टाइम आपका कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर आप रैंडम मॉड्यूल का कोड देखना चाहते हैं, जैसा ये अच्छा पॉइंट है, जैसे आप लोग से कहा जाता है कि पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो Yes. ओपन सोर्स से आप क्या जानते हैं, क्या सॉफ्टवेयर फ्री है? इतना कहना ओपन सोर्स है, हमने कहा नहीं, सॉफ्टवेयर फ्री है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि जो भी आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दे रखी है उसका कोड भी दे रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पाइथन ने शफल फंक्शन जो बनाया है उसका कोड क्या है, तो आप देख सकते हैं, चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पाइथन हमारी मशीन में कहाँ इंस्टॉल हुई है, और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली पाइथन जहाँ इंस्टॉल होती है वो एक हिडन फोल्डर होता है, तो हर किसी को मिलेगी भी नहीं। सी ड्राइव में चलते हैं, यूजर्स फोल्डर में जाएंगे, यूजर नेम फोल्डर होगा, जैसे मेरे में आदित्य नाम से आ रहा है, आपके में आपके किसी नाम से आ रहा होगा, और बाय डिफॉल्ट सिचुएशन ऐसी होती है। सो ये है तो आईपैड नहीं, आईपैड ठीक है, तो यहाँ पर एक फोल्डर आपको सर्च करना है जिसका नाम होगा ऐप डेटा। अब ऐप डेटा नाम का कोई फोल्डर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो हिडन फोल्डर, उसी के अंदर पाइथन इंस्टॉल होती है। तो व्यू में जाएंगे, हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे, और ये आपका ऐप डेटा फोल्डर आ जाएगा। इसके अंदर जाएंगे, ऊपर एड्रेस बार में आप देखते रहिएगा, एड्रेस बार में लोकल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम्स नाम से फोल्डर होगा, इसके अंदर जाएंगे, पाइथन नाम का फोल्डर होगा, और जो पाइथन वर्जन आप यूज कर रहे हैं, मैं 3.9 यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पर एक होगा लाइव नाम का, LIB लिव, लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, और इस लाइब्रेरी के अंदर रैंडम नाम का आपका मॉड्यूल है। सर इतना छुपा के क्यों रखा है इसको? एक तो ओपन बोलते हैं, ऊपर से इतना छुपा के क्या? माइट भी हो सकता है कि मतलब सर आपने इंस्टॉल करते समय एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल ही नहीं हुआ। ये मेरे पास भी आई थी दिक्कत, मैंने ठीक कर दी थी बाद में। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रैंडम मॉड्यूल यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। ओके, सारा कोड उन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप ढूंढना चाहते हैं शफल फंक्शन का है। अब देखो ये कहने को तो ओपन सोर्स है, लेकिन इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोड बनाया गया होगा।
ये शफल फंक्शन है। तो ढूंढो शफल फंक्शन में क्या लिखा है, इसके अंदर क्या कोड है। ये कोड कुछ ऐसे लिखा हुआ है। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, सब आपको समझ में आता है कि कैसे इंटरनली कोड करें, बट थिंग इज कि जो भी सोर्स कोड है वो सारा यहाँ पर हमें मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैथ मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कैसे हम मैथ मॉड्यूल के फंक्शन या रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन को अपने कोड में यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मॉड्यूल है, और उसका नाम है हमारा कैलेंडर मॉड्यूल। कैलेंडर मॉड्यूल कहता है कि आप मुझसे किसी मंथ का कैलेंडर गेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अप्रैल मंथ का कैलेंडर गेट करना है 2021 का, तो कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मंथ, MONTH, और इस मंथ फंक्शन के अंदर आपको दो चीजें पास करनी है, 2021 जो भी आपका ईयर है, जो भी आप देना चाहते हैं वो, और मंथ, मान लीजिए आप अप्रैल देना चाहते हैं, तो क्या करेगा, इस ईयर के इस मंथ का कैलेंडर स्ट्रिंग में लाकर आपको देगा। अब वो स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, या आप प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर दें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब आपको पता करना है कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो यहाँ पर आप ईयर लिखिए 1947, और मंथ हो गया अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को क्या था वो पता चल जाएगा। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि बर्थडे मेरा बताएं, या फिर कैलेंडर इंपोर्ट करके हम ये उसको कमांड दे दे कि मेरा बर्थडे जिस दिन हो, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, लॉजिक लगाकर आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब मान लीजिए यहाँ पर आप पूरे ईयर का कैलेंडर गेट करना चाहते हैं, तो कैलेंडर के अंदर कैलेंडर नाम का एक फंक्शन है जो पूरे ईयर का कैलेंडर लाकर आपको देगा। तो ये ज्यादा बड़ा आउटपुट होगा, तो पूरी विंडो में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आपको जिस तरह से कैलेंडर मॉड्यूल है, इसी तरह से हमारे पास और भी मॉड्यूल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक है हमारे पास टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लोकल टाइम। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे लोकल मशीन का जो डेट टाइम है वो फैच करके एक टपल जैसे टाइप में रखकर वापस करता है। तो वो एग्जैक्ट टपल नहीं होता, बट टपल जैसा ही कुछ होता है, तो मैं उसे TUP वेरिएबल में रख लेता हूँ। जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो ये मुझे सिस्टम का डेट टाइम ये सब लाकर दे देगा, बट वो रीडेबल ज्यादा नहीं होगा। तो ये टपल जैसा बन गया जिसमें 0 इंडेक्स पर ईयर है, फर्स्ट इंडेक्स पर मंथ है, सेकंड इंडेक्स पर डे है। तो याद करने का तरीका, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ईयर वो 0 इंडेक्स पर है, उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू मंथ, फिर डे, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड, ये सारी चीजें, सेकंड, वीक ऑफ द डे, डे ऑफ द ईयर, ये सब लिखा है, लेकिन ये रीडेबल नहीं है। तो अब आप इसे यूजर के सामने ऐसे नहीं लिखाना चाहेंगे, यूजर रीडेबल फॉर्म में रखना चाहेंगे। तो मान लो आपने इससे ईयर की वैल्यू निकाल लिया, तो 0 इंडेक्स पर ईयर रखा हुआ। अब मान लो आप ईयर के साथ साथ मंथ और डे भी दिखाना चाहते हैं, तो प्रिंट फंक्शन में आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू को दिखा सकते हैं। तो ये आपका मंथ आ गया, ये आपका डे आ गया। अब आप चाहते हैं इनके बीच में स्पेस आ रहा है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन से जब मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करते हैं तो सेपरेटर की वैल्यू स्पेस होती है। आप अपना सेपरेटर लगा दीजिए प्रिंट फंक्शन में, सेपरेटर इक्वल टू मान लीजिए डैश लगा। अब आप चाहते हैं नहीं सर पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ और फिर ईयर आना चाहिए, तो आप यहाँ पर पहले डे गेट कर लो, फिर मंथ गेट कर लो, फिर ईयर गेट कर लो। आप चाहते हैं सर स्लैश आ जाए, तो सेपरेटर की वैल्यू डैश में लगाकर स्लैश लगा, ठीक है। टाइम मॉड्यूल के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पर्टिकुलर सेकंड के लिए पॉज करने के लिए यूज किया जाता है।
मैं चाहता हूं कि जो बाय मैसेज प्रिंट हो उससे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। ऐसा करने के लिए टाइम मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम है स्लीप, और इस स्लीप फंक्शन में आप अपना टाइम पास करते हैं कितने सेकंड के लिए आप अपना एग्जीक्यूशन रोकना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया 2, तो ये 2 सेकंड्स हो गए, तो 2 सेकंड्स के लिए हमारा स्लीप फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ब्लॉक कर देगा। उसके बाद फिर वो आगे का कोड रन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइम मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स बचे हैं, जैसे ओएस मॉड्यूल है, शटल मॉड्यूल है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे मॉड्यूल वाले कॉन्सेप्ट के लिए, और कल ही हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स पर भी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते थैंक यू सर। हैं।